हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग विद जय में। एक्चुअली आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जीडीपी। जीडीपी का नंबर अभी कल ही आया है, 29 फरवरी को। और काफ़ी अच्छा है, 8.4%। अगर बाकी कंट्री के अंदर जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, जिस हिसाब से स्लो डाउन है या फिर उनका ग्रोथ स्टक हो चुका है, अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे इंडिया का जीडीपी रेट काफ़ी अच्छा है, 8.4% आया है। जो कि एक्सपेक्टेड कम था, लेकिन हमने अच्छे ग्रोथ रेट से अपना जीडीपी को आगे बढ़ाया है। तो देखिए, जो जीडीपी होता है ना, एक तो कि सबसे पहले इसका ये एक एब्रिविएशन फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर होता क्या है कि इसका जो कैलकुलेशन है हम इस हिसाब से करते हैं कि जो भी जो फाइनल सेलेबल वैल्यू है आपके पूरे इकोनॉमी के अंदर, जो आपके पूरे कंट्री के अंदर, जो गुड्स के प्रोडक्शन से हुआ है या सर्विस के प्रोडक्शन से हुआ है, तो उसका टोटल वैल्यू क्या है। तो उस हिसाब से हम मेजर करते हैं, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होना चाहिए। वो ईयरली होना चाहिए, वो क्वार्टरली होना चाहिए। तो यहाँ से हम जीडीपी को ड्राइव करते हैं। तो ये जो जीडीपी के अंदर जो हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन लेते हैं, वो बिल्कुल सेम पीरियड का लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आज किसी कंपनी ने कार को बनाया। अब कार को जब वो बनाया, इस साल बनाया, लेकिन हो सकता है कि ये स्टॉक उसका पड़ा रहे, वो अगले साल सोल्ड आउट हो, तो वो नेक्स्ट ईयर के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आज के जीडीपी में वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो मतलब कि बिल्कुल जो सेम ईयर में हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो थ्रू गुड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर थ्रू सर्विसेज हो, मतलब आउटपुट सर्विस के माध्यम से, तो वो हमारे जीडीपी को जीडीपी के कैलकुलेशन के अंदर आएगा। लेकिन अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है ध्यान देने वाली, वो क्या होती है कि जो आपका प्रोडक्शन है वो सेम ईयर का होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर से कोई अगर कैरी फॉरवर्ड सेल है, मतलब कि प्रोड्यूस तो आपने लास्ट ईयर में कर दिया, लेकिन सेल अगर इस ईयर में हुआ है, तो आप अपने जीडीपी से में इंक्लूड नहीं करोगे उसको आप, क्योंकि ऑलरेडी उसके इंक्लूड कर लिया हुआ आपने। अब ये जो जीडीपी है ना, इसमें एक टर्म यूज होता है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन। पहले ये इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन नहीं था। अब कुछ टाइम पहले ही ये जो अपनी बीजेपी सरकार है, इस गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट कलेक्शन को भी जीवीए के साथ जोड़ के इसको जीडीपी का पार्ट बनाया है। तो ये जो जीवीए है वो होता क्या है? देखिए, आप कोई भी सपोज कीजिए कि अगर आप कोई छोटा सा प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउस चला रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हाउस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप सेल करेंगे नहीं, सबसे पहले आप कुछ बनाएंगे। जब आप बना रहे हैं तो बनाने में आपका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 70 रुपए का है। मतलब हम उसको, आप ये बोल सकते हैं कि आपका वो टोटल इनपुट कॉस्ट हो जाएगा, या फिर टोटल जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट, जो सेलेबल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको बनाने में लग रहा है, तो वो बनाने में लग रहा है, सपोज कीजिए कि आपका लग रहा है 50 रुपीज। अब उस प्रोडक्ट को आप 100 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो नेट जो जीवीए है वो क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हुआ? 5 रुपीज। तो ये जो 5 रुपीज है, और जो आपने बेचा, सॉरी 50 रुपीज है, और जो आपने बेचा 100 का, तो 100 के ऊपर आपने जीएसटी दे दिया 18 रुपए का। तो 50 + 18, यानी कि 68 रुपीज का आपका ये जीडीपी निकल के आ गया। तो ऐसे हम जीडीपी को देखते हैं। अब जीडीपी के अंदर जो कंपोनेंट होता है ना, वो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग का होता है। अब वो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग में मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कार की मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो। तो जो भी आइटम है जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आपके गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड होता है। तो वहाँ तो नंबर काफ़ी अच्छा आया है। लेकिन जो आपका कंजम्पशन है ना, जब तक कंजम्पशन नहीं आएगा, तो आप मैन्युफैक्चरिंग चाहे जितना भी कर लो, वो इकोनॉमी में फिर सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो क्या हम ऐसा माने
कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है और उसका कंजम्पशन नहीं हो रहा है। नहीं, हम ब्लाइंडली ऐसा भी नहीं मान सकते। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। तीसरी चीज है सर्विसेज। गुड्स हो गया, कंजम्पशन हो गया, और तीसरा आ गया सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर जो आप जैसे जैसे मान लीजिए कि टूरिज्म है, तो हमारे यहाँ अगर कोई बाहर से लोग आते हैं फॉरेन कंट्री से टूरिज्म के लिए, तो वो हमारे लिए एक्सपोर्ट है। क्योंकि वो आते हैं, वो यहाँ पैसा खर्च करते हैं, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मतलब हमारी इकोनॉमी कुछ ना कुछ उनको सेल कर रही है। फिर आता है आपका, ये तो टूरिज्म का हो गया। फिर आता है गुड्स के सर्विसेज। फिर आता है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में ये आ गया कि कंसल्टिंग फर्म हो गया, अकाउंटिंग फर्म हो गया, जैसे सपोज कीजिए एसेंचर है, जेनपैक्ट है। ऐसे बहुत सारे फर्म हैं जो इंडिया के अंदर बैठ के फॉरेन कंट्री का पूरा अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी देखती है। फिर आपका आईटी एंड टेलीकॉम सर्विसेज हो गया। तो ये सारे सर्विसेज, मतलब इनसे जो भी आप जीवीए जनरेट कर रहे हो, वो सर्विसेज के अंदर आता है। तो अभी हम देखें कि जो हमारा पूरा जीडीपी आया है 8.4%, उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का है। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा ही अच्छा थीम है। और अगर आपको बल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ही पड़ेगा भारत को। और अगर एक बार भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, तो कंजम्पशन तो अपने आप होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है, वो आना शुरू हो जाएगा सबके पास। फिर कंजम्पशन अपने आप पिकअप पे आ जाएगा। दूसरी चीज कि ये जो हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमारे पीएम साहब ने स्टार्ट किया है, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम एक एक्सपोर्टिंग कंट्री भी बनना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ों को इंपोर्ट करें और फिर हम कंज्यूम करें। हम बनाना चाहते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, साथ साथ हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी बनाना चाहते हैं। तो हम इस हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमारा जीडीपी का डाटा में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनियां या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, अब उनके कैपेक्स प्लान करने से क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है, तो प्लांट के लिए आपको मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्लांट के लिए आपको स्टील की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो कहीं ना कोई प्रोड्यूस करेगा। अब जब वो प्रोड्यूस होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, वो बढ़ेगा। लेकिन जो इतना बड़ा कैपेक्स कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ प्लान करके कर रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा पैसा वो बस यूं ही स्पेंड कर रहा है। तो कैपेक्स जो प्लान कर रहा है, जो वो अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ बिजनेस की विजिबिलिटी को लेके कर रहा होगा। तो सोचिए कि जब एक बार वो बिजनेस की विजिबिलिटी जब एक्चुअलाइज होगी, तो उसका इम्पैक्ट आपके जीडीपी के ऊपर कितना अच्छा होने वाला है। दूसरी चीज कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग पूरे मतलब इंडिया से हर साल 1.2 करोड़ न्यू जो एम्प्लॉयमेंट है, वो तैयार हो जाता है। और हम इंडिया को ऐसा कहा जाता है कि ये एक ग्लोबल वर्कफोर्स का हब है। हब तो है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो वेज है ना, जो वेजेस है, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ता या उस हिसाब से नहीं मिलता। अब इसका एक कारण भी है नहीं मिलने का। इसका कारण ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ना वेजेस का, मतलब लेबर के डिमांड का, और जो लेबर का जो सप्लाई है, उसमें कहीं ना कहीं इम्पैरिटी है। जैसे सपोज कीजिए कि जो आपका ये कोविड का पीरियड था, उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सब कुछ रुका पड़ा था। लेकिन उस पीरियड के अंदर जो जो मैन पावर है, वो तो अपने आप को नहीं रोकेंगे। मतलब सपोज कीजिए कि किसी को अगर 20 साल के अंदर, 18 साल के अंदर ग्रेजुएट होना है, 25 साल के अंदर उसको कोई डिग्री कंप्लीट कर लेनी है, तो उसके लिए तो उसके बाद वो तो रेडी है काम करने के लिए। लेकिन
रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा एक साल तकरीबन, 1.5 साल तकरीबन, कंप्लीटली 2 साल तकरीबन लॉकडाउन में सारी चीजें चली, चाहे वो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी हो या अपना भारत का इकोनॉमी हो। तो उसके वजह से क्या हुआ कि एक ना इम्पैरिटी क्रिएट हो गया लेबर के डिमांड एंड सप्लाई में। लेकिन धीरे धीरे ये जैसे ही मतलब ये फिल होगा, तो आपका जो वेजेस है ना वो बढ़ेगा। दूसरा, अभी भी बढ़ता तो है, लेकिन अगर आप देखें तो सपोज कीजिए कि ऑन एन एवरेज 6-7% के रेट से बढ़ा या फिर 8% के रेट से बढ़ा, तो आपका इन्फ्लेशन ही 6% 7% का होता है, 6% का होता है। तो एक्चुअल में क्या बढ़ा? आपका 2% इंक्रीमेंट हुआ। तो 2% बहुत ही नॉमिनल होता है, उसमें आप क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो आपका जो कंजम्पशन है वो अपलिफ्ट नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो कंजम्पशन है वो कभी भी अपलिफ्ट नहीं होगा। होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए अभी गवर्नमेंट कितना बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लेके आ रही है। वो चाहती है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इंडिया एक इस तरीके से अपने सारे इकोसिस्टम को डेवलप करे जिससे हम ग्लोबली अपने प्रोडक्ट का सप्लाई कर सके। और जब हम अपने प्रोडक्ट का जब ग्लोबल सप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली जॉब क्रिएट्स होंगी, और जैसे जॉब क्रिएट्स होंगी वो उससे हमारा कंजम्पशन का जो स्कोप है वो बढ़ेगा, और हमारी इकोनॉमी जरूर यहाँ से आगे करेंगी। तो ये जीडीपी का डाटा बहुत ही अच्छा है। मेरे हिसाब से आप लोग भी स्टडी कीजिए, और इस जीडीपी के डाटा के बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट थीम को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और देख सकते हैं कि हमें किस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। मैंने एक बहुत ही एक अच्छे राइटर हैं, उनका मैंने एक बुक पढ़ा था, तो रिसेंटली में उनका एक तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो इंडिया का वैल्यूएशन है ना वो बहुत ज़्यादा चीप नहीं होगा अगर कंपेयर करेंगे दूसरे किसी मार्केट से। तो वो क्यों नहीं होगा? वो इन्हीं सब रीजन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इंटरनल कंजम्पशन है ही, साथ में आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनने के लिए पूरा आप कोशिश कर रहे हो। गवर्नमेंट बिल्कुल उसके अंदर पूरा थ्रस्ट है कि नहीं, हमें डेवलपमेंट करना है, हमें एक टारगेट सेट करना है, और उस टारगेट के अंदर हमें उस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव भी करना है। दूसरी चीज कि अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो भी कंपनियां हैं वो तकरीबन सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी है, रिलायंस है। तो उनका जो भी मार्केट कैप है, और उसको छोड़ के किसी दूसरी कंपनी को देख लीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप में आ जाइए, वहां पे क्या है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां अभी भी एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। तो क्या होगा अगर यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, या आपके आ, के अंदर अगर जो भी ये ग्रोथ है अगर आता है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके इकोनॉमी को पड़ेगा। जो टॉप लाइन ग्रोथ है पूरे इकोनॉमी का, वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो वैल्यूएशन है आपका, वो सस्ता नहीं मिलने वाला है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की ही बात करें, अगर आज से 10 साल पहले की बात कर लें, तो आज से 10 साल पहले अगर आप किसी गांव में चले जाओ, या फिर आप किसी छोटे शहर में चले जाओ, तो वहाँ किसी लैंड की वैल्यू अगर 100 रुपीज थी, तो आज के डेट में वो उसका 10x हो गया है वैल्यू। वो क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि 10 साल पहले वो 100 तो थी, लेकिन उस समय वो विजिबिलिटी नहीं थी, वो अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन आज के डेट में वो विजिबिलिटी आ गई है, वो अपॉर्चुनिटी आ गया है, जिसके वजह से वो जो वैल्यू है वो अपने फ्यूचर के ग्रोथ को अपने अंदर कंसीडर कर रहा है। ठीक है? तो फ्यूचर के ग्रोथ को भी आज के डेट में वो इंक्लूड करके वो वैल्यू 100x हो गया है। तो उसी तरीके से अपना मार्केट भी है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है, सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है, और कंपनियां बहुत ही छोटी है। तो जो पैसा है, जो इन्वेस्टर है, वो उन्हीं छोटी कंपनी में पैसा डालेगा। जब वो पैसा उन्हीं छोटी कंपनी में डालेगा, इक्विटी साइज बहुत कम है, वो तुरंत बढ़ेगा। तो यहाँ पे उसका जो पी है ना वो सस्ता नहीं मिलेगा। और इसका रीजन यही है कि जो मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बहुत ही तेजी से,
और बहुत ही मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में हो रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको शायद पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।